इस वीडियो में आप देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10 का जो सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ था उसके मैथमेटिक्स प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, आप तभी समझ पाएंगे कि प्रश्न पत्र को कैसे हल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रूट 19 है एक। कोई भी अभाज्य संख्या जो रूट के अंदर है हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7। आप देख रहे हैं 2 2 बार है यानी 2 की पावर 2, 5 एक बार है 5 की पावर 1, 7 एक बार है 7 की पावर 1। तो 7 का घातांक क्या है, 1 है। तो आंसर क्या होगा, 1 यानी बी ऑप्शन। तीसरा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ r संतुष्ट करता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। आप जानते हैं कि r का वैल्यू, r यानी रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा छोटा होता है किससे, b से। b को यूक्लिड ने क्या बोला था, भाजक। और r का मान या तो शून्य के बराबर भी हो सकता है या शून्य से बड़ा भी हो सकता है। तो r का मान या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, शून्य के। देखिए, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। भाज्य को हम क्या कहते हैं, a, भाजक को कहते हैं b, भागफल को कहते हैं q और शेष को कहते हैं r यानी रिमाइंडर। शेष जो है हमेशा छोटा होता है भाजक से, और वही हमने लिखा है कि यानी r जो है हमेशा छोटा होगा b से। लेकिन शेष या तो शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा भी हो सकता है। तो r बराबर हो सकता है शून्य के या बड़ा होगा शून्य से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4, m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड देखिएगा, देखिए +1 है, +3 है, +5 है, +2 है। तीनों की तीनों विषम संख्याएं ऐड हो रही है, लेकिन ऑप्शन बी में एक सम संख्या ऐड हो रही है। तो हम देख के आंसर कर सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही है। इसको तरीके से कैसे हल करेंगे, m एक धनात्मक पूर्णांक है, m का कुछ हम मान रख के देखते हैं। अगर m का मान हम 1 रखें तो क्या होगा, 2 गुने 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 गुना 1 2 प्लस 1 3। अगर m का मान हमने 1 रखा है, 2 गुना 1 प्लस 3 क्या होगा 5। यहाँ रखेंगे 2 गुना 1 प्लस 2 4, यहाँ रखेंगे 2 गुना 1 प्लस 5 क्या होगा 7। आप देख रहे हैं धनात्मक सम पूर्णांक, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा 2m + 2, क्योंकि हमें एक सम पूर्णांक मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, एक रियल नंबर होती है यानी वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्याएं, चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय हो, जितनी भी संख्याएं हैं सभी के सभी रियल नंबर होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6, इनमें से किनका दशमलव प्रसार शांत है। शांत, दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब उनके हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो या 2 गुने 5 का रूप हो। इसके अलावा कोई भी संख्या अगर गुणनखंड में आ रही है तो वो अशांत होगी। देखिए 91 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7 गुना 13, जैसे 3 आया या 7 आया तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 45 में देखिए 3 गुने 3 गुने 5, आप देख रहे हैं
5 है लेकिन उसके साथ 3 है, जैसे 3 आया इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 80 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 हो गया। अब देखिए इसके दशमलव प्रसार में 2 और 5 है, चाहे 2 कितनी बार भी आए चाहे 5 कितनी बार भी आए, 2 और 5 हो तो वो संख्याओं का प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या जो रूट के अंदर है अपरिमेय होती है। देखिए 7 रूट के अंदर है अपरिमेय होगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। √3 है नहीं हो सकता है। √5 है ये अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वही हमारा सही आंसर होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से √100 का मतलब 10, उसी तरह √100 का मतलब 10, तो कुल मिला के क्या हुआ 20, जो कि एक परिमेय संख्या है। 8 42 एवं 35 का मोसो क्या होगा। मोसो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। देखिए 42 है और 35 है, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो दोनों को विभाजित करे। 35 से 42 में भाग पूर्णतया नहीं लगेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 से दोनों में भाग नहीं लगेगा, नहीं होगा। 42 से 42 में तो लगेगा, 35 में नहीं लगेगा, ये नहीं होगा। तो होगा क्या हमारा 7। 7 से देखिए 7 गुना 6 42, 7 गुने 5 35, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित करती है वह संख्या क्या है 7, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है px बराबर x³ + 1 और qx बराबर x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। चलिए भाग करते हैं, x + 1 इससे भाग करेंगे x³ + 1। x³ लाने के लिए हमें x² से गुना करना पड़ेगा। x² और x को गुना करेंगे तो x³ होगा, और x² को 1 से गुना करेंगे प्लस x² होगा। साइन चेंज करेंगे, x³ कट जाएगा, बचेगा क्या 1 - x²। अब देखिए आगे आप भाग कर भी सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो भागफल का जो घात है वो क्या है 2 है, यानी x की पावर 2 है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आप इसको पूरा भी हल कीजिएगा तो भागफल की जो घात होती है यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या होगी 2 होगी। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। इसमें एक ऐसा तरीका आपको बताएंगे जिससे आपको गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए x² का गुणन क्या है 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है -3। 1 और -3 को आपस में गुना कीजिए, क्या होगा -3। इसको 2 पार्ट कीजिए, वैसे 2 पार्ट जो गुना करने पर -3 मिले और जोड़ने पर -2 मिले। क्या होगा -3 और +1। अगर गुना कीजिएगा तो -3 होगा, अगर इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा -2। अब क्या करना है, इसका हमें चिन्ह बदल देना है। -3 को लिखेंगे 3 और 1 को लिखेंगे, चिन्ह बदलेंगे -1। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि x² के जो गुणांक हैं उससे भाग देना है। x² का गुणांक 1 है, 1 से भाग दें या ना दें एक ही बात है, यानी हमारा आंसर जो होगा 3 और -1, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + 6x + 2 के शून्यक हैं, तो अल्फा + बीटा - अल्फा × बीटा का मान क्या होगा। द्विघात बहुपद हैं यानी चर की अधिकतम पावर 2 है, इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। आप जानते हैं कि मूलों का योग यानी अल्फा + बीटा जो होता है वो होता है -b/a। उसी तरह अल्फा × बीटा होता है मूलों का गुणनफल c/a। मान रखेंगे -b का मान क्या है। देखिए द्विघात जो बहुपद होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c। तो b के स्थान पे हमें 6 मिला है, a के स्थान पे x² का गुणन क्या है 1, यानी -6। c/c हमारा क्या है 2, और a का वैल्यू तो 1 है, यानी 2/1, यानी हमें 2 मिला। मान रखेंगे,
अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू मिला है वो मिला है -6। इसमें घटाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 2। -6 -2 क्या होगा -8, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 12, बहुपद x² - kx - 42 का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा। शून्यक वह मान होता है जो समीकरण में रखने पर उसका मान शून्य के बराबर होता है। x² - kx - 42 शून्यक -3 है, यानी चर के स्थान पे यानी x के स्थान पे -3 रखेंगे। -3 का स्क्वायर माइनस के x का मान फिर रखेंगे -3 -42 बराबर शून्य के बराबर ये होगा 9 माइनस क्या होगा +3k -42 बराबर 0। अब देखिए 3k -42 + 9 क्या होगा -33 बराबर क्या होगा 0। 3 के बराबर क्या होगा 33। 3 से 11 बार में के का वैल्यू हमें क्या मिला 11, यानी के का मान क्या होगा 11, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वह कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। दो शून्यक है, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, आपको बताना है द्विघात बहुपद क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मान रखेंगे x², मान रखते हैं, इसका मान रखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग। 5 और -3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। दोनों शून्यकों को गुना करेंगे 5 गुने -3 -15। तो हमारा जो बहुपद होगा वो होगा x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बहुपद px का एक गुणनखंड x+2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक ज्ञात करना है। जैसे ही शून्यक ज्ञात करना है उसको शून्य के बराबर करेंगे। x+2 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या होगा -2, ऑप्शन नंबर बी। अगला बहुपद x × 7x² + 2x + 4 + 8 का घात क्या है। घात क्या होता है, किसी भी चर की अधिकतम पावर को हम घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। x को 7x² से गुना करेंगे तो 7x³ प्लस x को 2x से गुना करेंगे 2x² प्लस 4 को x से गुना करेंगे 4x प्लस 8। इसमें आप देख रहे हैं चर की अधिकतम पावर क्या है 3, यानी इसकी घात क्या होगी 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। अगर किसी बहुपद की घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, घात 2 हो तो द्विघात कहेंगे, घात 3 हो तो त्रिघात कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न 17 पर। प्रश्न संख्या 17, x + y = 14, x - y = 4। इसको एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं, बहुत सारे विधियों से हल करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मार्क्स एक ही होता है, इसको हम ऑप्शन से हल करते हैं। x और y को जोड़ते हैं तो क्या होता है 14, यानी 9 + 5 करेंगे क्या होगा 14। उसी तरह x - y = 4, तो 9 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा 4। ऑप्शन से क्या हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। या अगर विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो होगा x + y = 14, x - y = 4। दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे y कैंसिल होगा, 2x बराबर क्या होगा 18, 2 काटेंगे 9, x बराबर क्या होगा 9। x बराबर 9 है, x के स्थान पे 9 रखेंगे तो y क्या होगा 14 में 9 घटेगा 5 होगा। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र, यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। ग्राफ पर
अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक हल होते हैं। अगर दोनों रेखाएं समांतर हो तो कोई भी हल नहीं होंगे। क्यों? समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को अनंत पॉइंट पर यानी अनंत बिंदु पर जो है इंटरसेक्ट करती है तो उसके अनंत हल होते हैं। लेकिन प्रतिच्छेदी रेखाएं के अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो केवल और केवल एक हल होते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19, दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसके कितने हल होंगे। देखिए, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। a1 बटे a2 क्या होगा? a1 x का गुणक यानी 1, दूसरा x का गुणक 3, 1/3। उसी तरह b1 बटे b2 क्या होगा? माइनस 3 बटे माइनस 9, काटिएगा क्या मिलेगा? 1/3। c1 बटे c2 करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 3 बटे माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, क्या होगा? 3/2। आप देख रहे हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। ये दोनों बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अगर ऐसा कंडीशन आता है, ऐसा कंडीशन हमें मिले तो इसके कोई भी हल नहीं होते हैं। तो क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल कब नहीं होता है? जब रेखाएं समांतर होती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, कोई हल नहीं होंगे। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। जैसे ही तीनों बराबर हैं तो इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। आप तीनों कंडीशन को याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में एक ना एक आएगा ही। अगर तीनों बराबर हैं तो इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल। और अनंत हल तभी होते हैं जब दो सरल रेखा एक दूसरे को अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी रेखाएं अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कब करेंगी? जब रेखाएं संपाती होगी, यानी कोइंसिडेंट हो, यानी ऑप्शन नंबर बी। 3x बराबर 12, 3x बराबर है 12, तो x बराबर क्या होगा? 4, x बराबर 4 है, y बराबर क्या होगा? 0, x बराबर 4 होगा और y का मान 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? y अक्ष के समांतर। देखिए, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x का वैल्यू है 4, मान लीजिए ये 4 है। तो ये जो रेखाएं होंगी, कैसी रेखाएं होंगी? तो ये हमेशा y अक्ष के समांतर होगी। अगर इस पॉइंट को आप खींचिएगा तो ये हमेशा ही y अक्ष के समांतर होगी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और जैसे ही एक्स स्क्वायर हुआ तो ये द्विघात समीकरण हो गया, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर जैसे दिखा तो ये द्विघात समीकरण होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपको पूछ रहा है द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, देखिए x को x से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, पूरा गुना नहीं करना है। दूसरी तरफ x को फिर x से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या करना है, एक एक्स स्क्वायर को बाईं ओर लाएंगे तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल जैसे ही होगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, और यही हमारा क्या है? आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और असमान होने के लिए देखिए 3 कंडीशन होता है। डी, जिसको डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक कहते हैं, इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बड़ा है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है शून्य के। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से कम हो गया यानी नेगेटिव में चला गया तो ये काल्पनिक होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से बड़ा है तो वास्तविक और असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर भी है तो वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा। तो आपको पूछा गया है वास्तविक और असमान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी क्या है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक यानी 1 गुने सी का वैल्यू क्या है के, ग्रेटर देन क्या होगा, शून्य। देखिए 36 माइनस 4 ग्रेटर देन शून्य, दोनों से 4 कॉमन लीजिए तो क्या होगा 9 माइनस के ग्रेटर देन शून्य, 9 माइनस के ग्रेटर देन शून्य, 4 शून्य के नीचे जाएगा शून्य ही हो जाएगा। अब देखिए 9 में के को अगर घटाते हैं फिर भी यह ग्रेटर देन 0 है। अगर 8 इसमें के स्थान पे 8 लें तो क्या होगा, 9 में 8 घटाएंगे 1 होगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, सही बात है। यानी के का वैल्यू हमेशा, के का जो वैल्यू होगा हमेशा छोटा होगा किससे, 9 से। 9 से छोटा होगा तभी तो इसका जो वैल्यू है शून्य से बड़ा होगा। अगर यहाँ आप 9 ले लीजिएगा तो 9 में 9 घटाएंगे क्या होगा, शून्य, शून्य बड़ा नहीं है शून्य से, ऐसा नहीं लिख सकते। कहने का मतलब के का मान हमेशा किससे, 9 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है 24, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। अभी आपको बताए थे कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में गुणा कीजिए, 3 और 2 को गुणा करेंगे क्या होगा 6। इसको 2 पार्ट में बांटिए जिससे कि गुणा करने पे 6 मिले और जोड़ने पर -5 मिले। तो -3 लेते हैं और -2 गुणा करेंगे तो 6 होगा और जोड़ेंगे तो -5 होगा। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देंगे यानी 2 से दोनों में भाग करेंगे और अब चिन्ह को पलट देंगे यानी चिन्ह बदल देंगे तो क्या होगा 3/2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, काटेंगे 1 यानी 1 हमारा आंसर होगा। 3/2 और 1 या 1 और 3/2, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला प्रश्न है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, शून्य से छोटा होगा। अभी हमने आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर शून्य से कम है यानी नेगेटिव वैल्यू है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो ऑप्शन देखेंगे काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं है वो काल्पनिक होंगे यानी कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का जोड़ एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। मूलों का जोड़, 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। उसी तरह अल्फा और बीटा का वैल्यू होगा c/, मान रखेंगे माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -12 बटे a का वैल्यू क्या है 7, माइनस माइनस कैंसिल होगा 12/7। उसी तरह c/a क्या होगा 18/7। इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है, 12/7 अनुपात 18/7, 7 7 कैंसिल, 6 से काटेंगे 2 बार में 3 बार यानी 2/3, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 27, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल कितना है, -4, तो p का मान क्या होगा। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी, 10 को बाईं ओर लेंगे -10 बराबर क्या होगा 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए
मूलों का गुणनफल दिया है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। मूलों का गुणनफल दिया हुआ है -4, यानी इसकी अल्फा इंटू बीटा क्या है -4 बराबर सी क्या होगा, देखिए ax² bx और c के स्थान पर क्या होगा p-10 कांस्टेंट टर्म होगा, यानी p-10। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए p बराबर -4 और -10 को बाईं ओर लेंगे तो +10 होगा, यानी 6। p का वैल्यू हमें क्या मिला 6, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है x² + px + q बराबर 0 का विवेचक क्या है। विवेचक को डिस्क्रिमिनेंट यानी d कहते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। मान रखेंगे b क्या है, x का गुणक यानी p का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या है x² का गुणक यानी 1, c क्या है q, तो क्या मिलेगा p² - 4q, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13, 17 का nवां पद क्या है। nवां पद को ही हम an कहते हैं। an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। ये क्या है पहला पद यानी 1 प्लस n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है कॉमन डिफरेंस, अगले पद में पिछले को घटाते हैं तो 5 में 1 घटाएंगे क्या होगा 4, 1 प्लस 4 को n से गुणा कीजिए 4n - 4 यानी 4n - 3, ऑप्शन नंबर ए। तीसवां प्रश्न है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 36वां पद क्या है। 36वें पद को क्या कहेंगे a36 बराबर क्या होगा a + 35d। मान रखेंगे a पहला टर्म होता है यानी 10 + 35 गुने d का वैल्यू क्या है, d कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर होता है, अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं तो 7 में 10 को घटाएंगे क्या होगा -3। आगे लिखेंगे 10 प्लस और माइनस क्या होगा -35 दिया 105, 10 में 105 को घटाएंगे क्या होगा -95, ऑप्शन नंबर सी। 31 समांतर श्रेणी √2, √8, √18 का 5वां पद क्या होगा, यानी a5 हमें ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, √2, √18, √8, √18 कैसे हल करेंगे, देखिए √2 को √2 लिखेंगे, √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 का पेयर लगता है 1 2 बाहर जाएगा तो क्या होगा 2√2, यानी √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। उसी तरह 18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, अंडर रूट है 3 1 3 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 3√2। तीसरा पद क्या होगा 3√2। आप देख रहे हैं सीक्वेंस √2, 2√2, उसी तरह 3√2, अगला होगा 4√2, अगला होगा 5√2, तो 5वां पद क्या होगा 5√2। ऑप्शन में देखेंगे 5√2 नहीं दिया हुआ है, 5√2 को आप क्या लिखिएगा √5 × 5 × 2, और इसी 2 का जो पेयर है इससे 1 5 बाहर निकला जो कि 5√2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 यानी √50, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है x + 2, 3x और 4x + 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी के पद हैं यानी इनका सार्वंतर समान होगा, कहने का मतलब 3x - x + 2, अगले पद में पिछले पद को घटाए, इसका जो मान होगा वह बराबर होगा 4x + 1, इसमें पिछले पद को घटाएंगे 3x, ये मान बराबर होना चाहिए। 3x - x, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो साइन चेंज होगा -2, 4x + 1 - 3x, सॉल्व करेंगे 2x - 2 बराबर x + 1,
x को बाईं ओर लाएंगे 2x माइनस एक्स बराबर 1 प्लस 2। आगे लिखेंगे x बराबर क्या होगा 3, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 1/3 और 1/8 का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य दो संख्या है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। 1/3 जोड़ 1/8, इसमें भाग देना है 2 से। इसको जोड़ेंगे, एलसीएम क्या होगा? दो अभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, यानी 24। 3 से करेंगे 8, 3 पूरे का बटा 2, 11/24 पूरे का बटा 2। जब बटा के नीचे बटा हो तो नीचे वाला अंक पलट जाता है, 11/24 और ये हो जाएगा 1/2, क्या होगा 11/48, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 है। nवां पद को ही हम क्या कहते हैं? an क्या है? 2n + 1। इसके प्रथम 3 पद का योगफल हमें ज्ञात करना है। nवां पद 2n + 1, पहला पद क्या होगा? a1, n के स्थान पर 1 रखेंगे, 2 गुना 1 + 1 क्या होगा? 3। दूसरा पद क्या होगा? 2 गुने 2 + 2 क्या होगा? 1, 5। तीसरा पद क्या होगा? 2 गुने 3, n के स्थान 3 रखेंगे +1 यानी 7। प्रथम 3 पद क्या मिला? 3, 5 और 7, तीनों को जोड़ेंगे, 5, 3, 8 और 7, 15, ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्न के लिए हम अगले पार्ट में उसको अच्छे से हल करेंगे।